नमस्कार। मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली है, ममता बनर्जी की करारी हार हुई है और ये सब भी हुआ है ममता बनर्जी और उसके तमाम वकीलों की तमाम कुतर्कों प्रपंचों के बावजूद उनको बहुत ज्यादा राहत एसआईआर के खिलाफ नहीं मिली थी। लेकिन इस हार को न तो ममता बनर्जी बचा पा रही है, न उसकी पार्टी, और ना ही सिब्बल जैसे उसके वकील। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ममता ने घोषणा की थी कि वो इस्तीफा नहीं देगी, लेकिन 7 मई को चूंकि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होना था और उससे पहले उसे बाध्य नहीं किया जा सकता था इस्तीफा देने के लिए। जैसे ही 7 मई आई, राज्यपाल ने उसको बाध्य कर दिया, यानी विधानसभा को भंग कर दिया। अब राज्य में नई सरकार बन गई है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ममता बनर्जी और उसकी पार्टी, उसके वकीलों का जो स्यापा है, जो रोदन है, वो बंद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने ये गुहार लगाई है कि जस्टिस बागची ने एसआईआर की सुनवाई करते हुए ये कहा था कि अगर एसआईआर में काटे गए नामों की संख्या जो वोटों का अंतर है उससे ज्यादा होगी तो फिर हम सुनवाई करेंगे। ये लोग कल्याण बनर्जी, मेनका गुरुस्वामी, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने कहा कि आपने ऐसा कहा था, इसलिए अब इस मामले में जांच कीजिए और ये ट्रिब्यूनल के पास जो केस पेंडिंग है अभी भी वोटर्स के जो वेरिफिकेशन के, उनके आधार पर इन जो 30-32 सीटें हैं इन पर दोबारा से रिजल्ट की समीक्षा होनी चाहिए। इसके जवाब में चुनाव आयोग के जो वकील हैं दामा शेषाद्री, उन्होंने कहा कि चुनाव की जो भी कोई इस तरीके की याचिका होती है वो इलेक्शन याचिका होती है। इस तरीके से एसआईआर के या दूसरे अन्य तरीके से ऐसी रिलीफ नहीं मांगी जा सकती है। तो यहां पर कल्याण बनर्जी ने यह कहा कि देखिए, पूरे चुनाव को इस तरीके से एक धोखाधड़ी की गई है, इसलिए आपसे यानी कोर्ट से कल्याण बनर्जी ने यह गुहार लगाई कि आप इस बात को आदेश में कह दीजिए कि जो एसआईआर में वोटों का अंतर है या जो नाम काटे गए हैं, इस आधार पर भी इलेक्शन याचिका लगाई जा सकती है। यानी जो इलेक्शन याचिका लगाने के पुराने जो नियम है उसके बजाय आप एक नया नियम इसमें जोड़ दीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि आपके पास इससे रिलेटेड अगर डिटेल जानकारी है, तथ्य है, तो वो आप लेकर आइए, हम उनको देख सकते हैं। यानी अभी भी ममता बनर्जी और उसकी पूरी ये जो वकीलों की फौज है, जिसमें 2 तो उसी की पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं, कल्याण बनर्जी और मेनका गुरुस्वामी, बाकी दूसरे वकीलों का इन लोगों को सहयोग मिलता ही रहता है। अब इन लोगों की कोशिश ये है कि हालांकि सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी, लेकिन 1-2 दर्जन सीटों पर ऐसा विवाद उत्पन्न कर दिया जाए और जैसा योगेंद्र यादव से लेके आशुतोष टाइप के तमाम जो इनके दूसरे सहयोग करने वाले प्रपंचकारी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि एसआईआर में जो नाम काटे गए हैं उसी की वजह से ये फर्क पड़ा है। जबकि एसआईआर में जो नाम काटे गए थे उसमें कई सारे रीजंस थे। एक तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का रीजन था, जिसकी वजह से ज्यादा नाम कटे थे, जिनके बाद मामला ट्रिब्यूनल में अभी भी पेंडिंग है। उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का पिता है या पुत्र है तो दोनों की उम्र में कम से कम 18 से 20 साल का अंतर होना चाहिए। जबकि बहुत से मतदाता ऐसे थे जिनकी पिता पुत्र की या पिता पुत्री की जो उम्र थी उसमें 13-14 साल का भी अंतर था। इसके अलावा एक डिस्क्रिपेंसी ये भी थी कि जो दादा है उसके और पोते की उम्र में, यानी दादा की जो उम्र है 50 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस पर भी ये लोग विवाद कर रहे थे, बोले दादा की उम्र कम हो सकती है।
अब कोई इनसे पूछे कि अगर किसी व्यक्ति की शादी 20 साल में भी होती है और उसका बेटा 20 साल बाद ही हो जाता है, 40 साल तो यही हो गए, और अगर वो उसका पिता है, पिता का भी पिता है, तो 20 साल वहां जोड़े जाए तो 60 बैठते हैं, या तो 50 ही काउंट किए जा रहे हैं। यानी जो लॉजिकल वहां सॉफ्टवेयर में चीजें डाली गई थी उन पर ये लोग विवाद कर रहे थे, और कई जगह नाम का चक्कर था, कई जगह एक ही व्यक्ति के नाम पर 25-25, 30-30 लोगों को बेटा बेटी दिखा दिया गया था। तो इन चीजों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोक दिया गया था, और इसी को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहा गया था। अब ये जो पार्टी थी टीएमसी, इसकी कोशिश ये थी कि जितने नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में रुके हैं उनमें से ज्यादातर को दोबारा से जिंदा कर लिया जाए। बहुत सारे नाम इसलिए कटे थे कि जो वोटर्स थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा बहुत से लोग पलायन कर गए थे, यानी शिफ्ट हो गए थे। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग या बीजेपी ने ये सब कराया है, ये सब जगह हुआ था। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक और मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो रोहिंग्या थे, यहां पर उन्होंने फर्जी आधार कार्ड वगैरह बनवा के उसके आधार पर अपने आप को वोटर घोषित करा लिया था। और बचने के लिए जो स्थानीय लोग थे उनसे अपने संबंध भी दिखा दिए थे, किसी को अपना पिता दिखा दिया था, किसी को दादा दिखा दिया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला उलझ गया था और बड़े पैमाने पर लोगों के वोट कट गए थे या फिर करेक्ट कर दिए गए थे। इनकी जो संख्या थी वो 10% से ज्यादा थी टोटल वोट का, और यही सबसे बड़ा फर्क था। इसके अलावा जो दूसरा फर्क था वो ये था कि पहले जो दूसरे पार्टी को या ममता के विरोध में वोट करने वाले लोग थे उनको घरों से नहीं निकलने दिया जाता था, और उनके वोट टीएमसी के गुंडे डाल दिया करते थे। तो इस बार एक तो जो एक्स्ट्रा वोट थे जो फर्जी तौर पर डाले जाते थे वो खत्म कर दिए गए, दूसरे जो जेन्युइन वोट थे उन्होंने घर से निकलकर वोट डाला, और सीएपीएफ की जो 2,500 से ज्यादा कंपनियां थी, 2.5 लाख से ज्यादा जो फोर्स वहां पर थी, उसकी मदद से वो कई सालों बाद अपने वोट का प्रयोग करने में कामयाब हो पाए। लेकिन ममता बनर्जी को तो किसी न किसी तरह से अपने आप को विनर दिखाना है, इसलिए अब उनकी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को मुद्दा बनाया जाए। और यहाँ एक विधानसभा का जिक्र भी किया गया कि एक जगह पर करीब 700 वोटों 638 या 700 के करीब वोट है, इतने वोट से टीएमसी का कैंडिडेट वहां हारा है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5-6 हजार से ज्यादा लोगों के वोट काटे गए हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, दूसरे अन्य कारणों से भी वोट काटे गए हैं। यानी जो वोट का अंतर है उससे कटे हुए वोटों का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी और उसकी पूरी पार्टी, उसके तमाम जो वकील हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एसआईआर में वोट न कटे होते तो उनकी सत्ता नहीं जाती। और यही सब कुछ समझाने की कोशिश वो सुप्रीम कोर्ट को पिछले करीब 8-9 महीने से करते नजर आ रहे थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, उसने लगातार इस मामले में ममता बनर्जी के वकीलों को मौका दिया, और इस मौके का फायदा उन्होंने अपने कुतर्कों को देकर वहां बुनाया। और तो और ममता खुद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिसके ऊपर सीजीआई को एक बार कहना पड़ा था कि ऐसा लगता है कि अब हमें अलग से एक बेंच बना के रख देनी पड़ेगी पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी के मुद्दों के लिए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के वकीलों को समय दिया, लगातार समय दिया। तो यह भी एक रिसर्च का विषय बाद में बनेगा कि जब केजरीवाल जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग या दूसरे राहुल गांधी टाइप के लोगों का कोई मुद्दा होता है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होते हैं इतने उदार क्यों हो जाते हैं कि इन लोगों को आउट ऑफ टर्म ज्यादा समय दिया जाता है। हालांकि कई मित्र जो
वकालत के पेशे से हैं, वो कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, कोर्ट पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। हम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम प्रोसीजर पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस देश में 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, किसी पीड़ित के केस को सुनने के लिए 5 मिनट मुश्किल से मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी देश में इस तरीके के प्रपंचकारी वकीलों के लिए, उनके आकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का इतने कीमती समय जाया किया जाता है, वो क्या उचित है? बिहार के मामले में भी ये देखने को मिला था कि बिहार के चुनाव जो एसआईआर हुआ था उस पर 3-4 महीने सुनवाई हुई, चुनाव होने तक सुनवाई हुई, रिजल्ट आने तक सुनवाई हुई, और रिजल्ट आने के बाद सरकार बन गई तब भी सुनवाई चलती रही। वही स्थिति या बंगाल के मामले में देखने को मिल रही है। और इसी सुनवाई के दौरान कई बार सख्त टिप्पणियां या फिर सवाल उठाने वाली टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई ने ही खुद की थी ममता बनर्जी के वकीलों या ममता बनर्जी के खिलाफ। उसके बावजूद ये मामले चलते रहे और अभी भी लटके हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रपंचकारियों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार गिर जाएगी, 32 सीटों पर खतरा उत्पन्न हुआ, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ममता बनर्जी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में, उससे अभी भी शुभेंदु अधिकारी के पास करीब करीब 50 सीटें ज्यादा हैं। 2, 4, 5, 10 सीटों पर अगर इस तरीके की तिकड़म आपकी चल भी गई तो भी इस मामले में कुछ ज्यादा होना नहीं है। ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में जो जो पाप किए हैं, जो जो अत्याचार किए हैं, जो जो भ्रष्टाचार किए हैं, धीरे धीरे करके अब उनकी फाइलें खुलना शुरू होंगी और बुआ भतीजे को जेल जरूर जाना पड़ेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।